दोस्तों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत की थी और उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग चर्चा कर रहे थे यूरोपियों के भारत आगमन और यूरोपीय व्यापार वाणिज्य पर, और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से केप ऑफ गुड होप नामक एक नया मार्ग खोजकर वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचने में सफल रहा। हो सकता है आपसे पूछा भी जाए कि केप ऑफ गुड होप का खोजकर्ता कौन है, इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। इसके बाद पुर्तगालियों का नियमित रूप से भारत आना, भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करना शुरू हो जाता है और वास्को डी गामा खुद 3 बार भारत आता है। कैसे, इसको हम डिटेल में देखेंगे। मैंने बताया था कि पहली बार 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था और जो सामान ले करके वो वापस पुर्तगाल लौटा, वो उसकी यात्रा का खर्च निकालकर 60 गुना अधिक दामों पर बिका था। बहुत लाभ हुआ। इस व्यापारिक लाभ को देखते हुए नियमित यात्राएं शुरू हुई, व्यापारिक यात्राएं शुरू हुई पुर्तगालियों की। और 9 मार्च 1500 ईस्वी को पेड्रो अल्ब्रेज कैबराल 13 जहाज़ों के एक बेड़े के साथ व्यापारिक यात्रा पर आया। इसके बाद पुनः 1502 में वास्को डी गामा भारत आया। मैंने अभी बताया कुल 3 बार भारत आया और भारत में ही 1524 ईस्वी में कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। कोचीन में ही उसकी समाधि है आज भी। बहरहाल 1503 में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री या पहला व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों का कोचीन में स्थापित किया गया। ये भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मानी जाती है कोचीन। क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद दूसरी जो फैक्ट्री है कन्नूर में 1505 में स्थापित की थी। कन्नूर मंगलौर के निकट है, आज कर्नाटक में पड़ेगा। 1505 में पुर्तगाली व्यापार को संस्थागत रूप दिया गया और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत भेजा गया, जो 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। अल्मीडा की भारत में नीति कहलाती है ब्लू वाटर पॉलिसी। हिंदी में कहें तो नीला पानी नीति। नीला पानी नीति। इस नीति को पुर्तगालियों ने शांत जल की नीति बताया था, लेकिन वास्तव में अल्मीडा ने पश्चिमी समुद्र मतलब हिंद महासागर, अरब सागर में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करने का कार्य किया। और अल्मीडा ने ही 1509 ईस्वी में गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त नौसैनिक बेड़े को पराजित कर दिया और अपना दबदबा हिंद महासागर में कायम कर लिया। और हिंद महासागर में पुर्तगाल के नियंत्रण वाले स्पेनी नौसैनिक बेड़े आर्मेडा को तैनात कर दिया। यानी हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का वर्चस्व कायम हो गया। अल्मीडा के बाद
1509 में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्बुकर्क को, पूरा नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत भेजा गया। 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क भारत में रहा। अल्बुकर्क, पूछा जा सकता है आपसे कि अल्बुकर्क पहली बार भारत कब आया। अल्बुकर्क 1503 में ही एक छोटे से जहाजी बेड़े का नायक बनकर के भारत आ चुका था। इस रूप में अल्बुकर्क का कार्य संतोषजनक होने के कारण उसे पुर्तगाली गवर्नर बनाकर अल्मीडा के बाद भारत भेजा गया। भारत में अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली प्रभुत्व का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि अल्बुकर्क के बाद नीनू डी कुन्हा और जोआ डी कैस्ट्रो जैसे पुर्तगाली गवर्नर्स का उल्लेख मिलता है, लेकिन भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्बुकर्क को। इसने बिल्कुल पुर्तगालियों के पैर जमा लिए, भारत में जमा दिए और पुर्तगाली प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि की। कैसे, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। अल्बुकर्क ने सबसे पहले गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा दक्षिणी राज्य बीजापुर के कब्जे में था गोवा, और बीजापुर को पराजित करके अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया। और मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, पुर्तगाली व्यापारिक संस्था को एस्तादो द इंडिया कहा जाता है। आगे चल कर के गोवा ही भारत में पुर्तगालियों का प्रधान केंद्र बनेगा, मुख्यालय बनेगा और अंत तक रहेगा। तो कभी कभी गोवा को भी एस्तादो द इंडिया कह दिया जाता है, एस्तादो द इंडिया। तो अल्बुकर्क के क्या क्या कार्य रहे, मैंने आपको बताया अभी। पहला, 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। आगे चल कर के जब यहाँ नीनू डी कुन्हा गवर्नर बनकर आएगा 1529 में, तो आगे चल कर के 1530 में, कब, 1530 में यही गोवा पुर्तगालियों का प्रधान मुख्यालय बना दिया जाएगा। और 1530 से लेकर जब तक पुर्तगाली भारत में रहेंगे, भारत की आज़ादी के बाद 1961 तक, तब तक गोवा ही उनका भारत में मुख्य केंद्र रहेगा। राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक मुख्यालय रहेगा। इसीलिए भले ही पुर्तगाली व्यापारिक संस्था को एस्तादो द इंडिया कहा गया मूल रूप से, लेकिन गोवा को भी एस्तादो द इंडिया कह दिया जाता है। और इसके बाद अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में एंट्री की। दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का पर अधिकार कर लिया और जिसे मलाया भी कहते हैं, और वहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, फैक्ट्री स्थापित की। और देखिए 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी स्थित ओरमुज द्वीप पर अधिकार कर लिया। किस पे? ओरमुज बंदरगाह। होर्मुज भी लिखा मिलता है, प्रोनाउंसिएशन में अंतर आ जाता है। होर्मुज पर अधिकार कर लिया। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि फारस की खाड़ी होकर पुर्तगाली व्यापार शुरू करने में सफल रहते हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद
आपको मैंने कल बताया था, रफली हम समझ लें ये लाल सागर है, भूमध्य सागर भूमध्य सागरीय मंडी सिकंदरिया है, और ये अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागरीय मंडी सिकंदरिया से इटली होते हुए प्राचीन काल से व्यापार हो रहा था। ये मार्ग अभी भी जारी था, लेकिन नया मार्ग अटलांटिक महासागर होकर खुलने के बाद इस मार्ग का महत्व कम हुआ था और तुर्कों का कब्जा कुस्तुनतुनिया पर था, तो तुर्कों के भय से इस मार्ग द्वारा व्यापार बाधित हुआ था काफ़ी हद तक। इस मार्ग की निरंतर गुड होप होते हुए ये अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर जो मार्ग जाता था, ये होप की खाड़ी है, इसका प्रभाव लगातार बढ़ा। तो लाल सागर तट पर था अदन। प्रयास करने के बावजूद अल्बुकर्क अदन पर अधिकार नहीं कर पाया, इसलिए पुर्तगाली लाल सागर होकर व्यापार नहीं प्रारंभ कर पाए। मित्रों, एक बात मैं बता दूं कि अदन को लाल सागर और भूमध्य सागर होकर संपन्न होने वाले व्यापार की कुंजी कहा जाता था। ठीक है, लाल सागर भूमध्य सागर होकर संपन्न होने वाले व्यापार की कुंजी अदन को कहा जाता था। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों के पैर जमाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे उसने भारत में पुर्तगाली आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को प्रेरित किया भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए। इसी तरह पुर्तगाली प्रभाव क्षेत्र में उल्लेख मिलता है कि पुर्तगाली प्रभाव क्षेत्र में अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसी प्रकार अल्बुकर्क ने पहली बार भारतीयों को पुर्तगाली सेना में शामिल किया और खास बात कि पुर्तगालियों ने भारत में धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाना, यानी बलपूर्वक भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ किया था। एक चीज़ मित्रों ध्यान रखिए कि भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में जितने आए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेन, उनमें से एकमात्र पुर्तगाली ऐसे थे जो व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार का उद्देश्य लेकर भारत आए थे। क्योंकि आप देखेंगे पुनर्जागरण के बाद जब सामंतवाद का पतन शुरू होता है तो दूसरी तरफ धर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है। ईसाई धर्म में जो कुरीतियाँ आ जाती हैं, लूथर, कैल्विन, ज्वेंगली, है ना, इसमें सुधार के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उस धर्म को कहते हैं प्रोटेस्टेंट, जो सुधारवादी है। लेकिन स्पेन और पुर्तगाल की हालात अलग थे, वहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव नहीं था, कैथोलिक धर्म का प्रभाव अधिक था, पुराने ईसाई धर्म का, और पोप की सत्ता मजबूत थी। तो पोप से अनुमति लेकर के ही पुर्तगाली भारत की ओर आए थे। पोप ने इस शर्त पर अनुमति दी थी कि आप ठीक है जाइए, भारत से व्यापार करिए, लेकिन शर्त ये है कि व्यापार के साथ साथ आप ईसाई धर्म का प्रचार भी वहाँ करेंगे। तो अल्बुकर्क के समय से पुर्तगालियों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाना और लोगों को बलपूर्वक ईसाई बनाना प्रारंभ किया। इससे काफ़ी असंतोष पनपेगा, आगे पुर्तगालियों के पतन का एक कारण बनेगा, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी फैक्ट्रीज़ पर पूछे जाते हैं, व्यापार के स्वरूप पर पूछे जाते हैं। तो पुर्तगालियों ने कौन कौन से व्यापारिक केंद्र महत्वपूर्ण हैं जो भारत में स्थापित किए, अन्य, उनकी एक लिस्ट में दे देता हूँ आपको। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी तट पर कौन पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित नहीं थी, पूर्वी तट पर कौन नहीं थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके ही पढ़िएगा। ठीक है, तो जैसे देखें पश्चिमी तट की बात करें, पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट पर आप देखें, एक तरफ से चलें गुजरात और उसके तटीय मार्ग, सूरत, दमन, दीव, फिर महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में बम्बई,
और बंबई के पश्चिम में सालसेट, बसीन, महाराष्ट्र में एक है चौल। और देखें फिर गोवा, नीचे और आए गोवा। गोवा में क्या, गोवा जो प्रधान केंद्र है पुर्तगालियों का। फिर और नीचे आए कर्नाटक में कन्नूर। फिर और नीचे आए केरल में, केरल में कोचीन। और दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कालीकट, यहाँ भी फैक्ट्री इनकी स्थापित हुई थी। ठीक है, तो ये पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण केंद्र। फिर इसके बाद अगर हम देखें पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट पर सांथोमी, सांथोमी जिसे आप सेंट टोमे कहते हैं, अडयार नदी किनारे तमिलनाडु में। फिर और ऊपर जाएं तो बंगाल में हुगली, चटगांव और सतगांव। कहाँ पर, बंगाल में। और सेंट टोमे जिसे सांथोमी कहा जाता है, ये कहाँ है, तमिलनाडु। महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया में देखें, कहाँ पर, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो महत्वपूर्ण केंद्र हैं मलक्का और अम्बोयना। ठीक है, मलक्का और अम्बोयना। तो अम्बोयना को दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्यालय बनाया था इन्होंने। ठीक है, दक्षिण एशिया में सीलोन, सीलोन माने श्रीलंका, यहाँ भी अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ये मुख्य पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां थी, व्यापारिक केंद्र थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली व्यापार के स्वरूप पर। तो पुर्तगाली व्यापार के स्वरूप पर यदि चर्चा हम करते हैं तो दो महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है। एक है जो कि ISGS में भी पूछा गया है, वो एक है कार्ज आर्मेडा प्रणाली। कार्ज आर्मेडा प्रणाली, कार्ज आर्मेडा सिस्टम। और दूसरा है काफिला प्रणाली। ये क्या है कार्ज आर्मेडा प्रणाली? अभी मैंने चर्चा की कि अल्मीडा के समय से ही हिंद महासागर पर पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था और पुर्तगाल के नियंत्रण वाला मजबूत स्पेनी नौसैनिक बेड़ा हिंद महासागर में तैनात कर दिया गया था। तो आर्मेडा क्या हुआ? नौसैनिक बेड़ा जो समुद्री निगरानी के लिए यहाँ तैनात रहता था हिंद महासागर में। इसी आर्मेडा से अब पुर्तगालियों का प्रभुत्व है, तो चाहे अरबी जहाज हो, भारतीय जहाज हो, यहाँ नाव या जहाज यहाँ व्यापार करना चाहेगा पश्चिमी समुद्र में, तो परमिशन के बिना पुर्तगालियों को व्यापार नहीं कर सकता। तो परमिशन के लिए परमिट जो जारी किए जाते थे, वो कौन जारी करता था? इसी आर्मेडा द्वारा जारी किए जाते थे। इसके बदले पुर्तगाली निर्धारित शुल्क वसूलते थे, ऐसे भी लाभ कमाते थे। तो निर्धारित शुल्क वसूलने के बदले पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े आर्मेडा द्वारा अरबी या भारतीय जहाज़ों को पश्चिमी समुद्र में व्यापार करने के लिए जो अनुमति पत्र यानी परमिट जारी किए जाते थे, उन्हीं को कहते थे कार्ड्स। ठीक है, तो इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को कह दिया गया कार्ड्स आर्मेडा प्रणाली। यदि कोई भारतीय या अरबी जहाज
कार्ड प्राप्त कर लेता है, अनुमति प्राप्त कर लेता है पश्चिमी समुद्र में व्यापार के लिए, तो काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार उसके लिए पूरी तरह प्रतिबंधित था। यानी अपने साथ काली मिर्च और गोला बारूद नहीं ले जा सकता था। उल्लेख यहाँ तक मिलता है मित्रों कि अकबर ने भी एक बार पुर्तगालियों से कार्ड प्राप्त किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। काफिला प्रणाली क्या है? हमारे यहाँ काफिला यानी कारवां बना करके दूर दराज व्यापार करते रहे। स्थानीय स्तर पर ग्रुप में चलते थे व्यापारी, जानवरों पे सामान लाद के, उसे क्या कहते थे? काफिला या कारवां। तो पुर्तगाली अपने प्रभाव क्षेत्र में इन स्थानीय व्यापारिक काफिलों को संरक्षण प्रदान करते थे। पुर्तगालियों की परमिशन के बिना पुर्तगाली क्षेत्र में व्यापार नहीं हो सकता था इन काफिलों द्वारा। तो यही इन काफिलों से शुल्क लेते थे, उन्हें संरक्षण प्रदान करने के बदले इसे काफिला प्रणाली कहा गया। किस चीज़ का व्यापार करते थे? मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगालियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु कौन थी, काली मिर्च या गोल मिर्च, और जिस पर कालीकट के जमूरीन राजाओं की अर्थव्यवस्था का एक आधार, मजबूत आधार एकमात्र था, काली मिर्च से जो व्यापार होता था उससे प्राप्त होने वाली आय। और पुर्तगालियों ने मुख्यतः इस पर अपना प्रभुत्व पूरी तरह एक छत्र प्रभाव का किया था। और मैं बता दूं, काली मिर्च और अन्य मसालों के अलावा अन्य कई चीज़ें, हल्दी, चंदन आदि का भी निर्यात करते थे यूरोप को। एक खास बात, पुर्तगालियों ने घोड़ों के व्यापार को आर्थिक लाभ के अलावा राजनीतिक हथियार बनाया था। आप जानते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों में अच्छी नस्ल के ईरानी अरबी घोड़ों की मांग थी, और पश्चिमी तट के बंदरगाह, विशेष रूप से गोवा, घोड़ों की आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो उन्हीं दक्षिणी राज्यों को घोड़े प्राप्त होते थे जो पुर्तगालियों से अच्छे संबंध बनाए रखते थे। ये तो हुई व्यापार की बात। अब भारत में पुर्तगाली असफल क्यों रहे, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। असफलता के, पुर्तगालियों की असफलता के मुख्यतः जो 3-4 कारण हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूं कि असफलता के कारण। पहला, डचों एवं अंग्रेजों से प्रतिद्वंदिता में पराजित होना। दूसरा, समुद्री लुटेरे के रूप में कार्य करना। ठीक है, समुद्री डाकुओं के रूप में कार्य करना। तीसरा, धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाना। अन्य कई कारण है। मुख्य कारण आपको मैं बता दूं, पुर्तगाली व्यापारिक लाभ को देखते हुए हॉलैंड निवासी डच और इंग्लैंड निवासी अंग्रेज व्यापारी भी पूर्वी व्यापार में अग्रसर होते हैं। अतः पुर्तगालियों से उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता प्रारंभ होती है। इस व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पुर्तगाली पराजित होते हैं। अंग्रेज और डच पुर्तगालियों को पराजित कर उनके अधिकांश व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा, समुद्री लुटेरे के रूप में भी पुर्तगाली कार्य करते हैं। पता लगा जिस अरबी या भारतीय जहाज को, नाव को कार्ड यानी परमिट दी, उसी को लूट लिया। और कई बार इनके समुद्री लुटेरे के रूप में कार्य करने से हज, मक्का की यात्रा पर जाने को हज करना कहते हैं। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थानीय सत्ता का समर्थन धीरे धीरे पुर्तगाली खोते रहे। इधर
काली मिर्च के व्यापार पर एकाधिकार कर लेने के कारण पहले ही जमूरिन राजाओं से उनका मतभेद पैदा हो गया था। अंततः यहाँ शाहजहाँ ने, मैं आपको बता दूं कि शाहजहाँ ने, यही वजहें हैं कि शाहजहाँ ने नाराज़ होकर कासिम खां को आदेश दिया कि इनके खिलाफ, बंगाल में पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करो। तो पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की कासिम खां ने और बंगाल से, हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। अधिकांश व्यापारिक केंद्र डचों अंग्रेज़ों से हार गए, प्रतिद्वंदिता में पराजित हुए डचों और अंग्रेज़ों से, और अपने व्यापारिक केंद्र खो दिए। आगे चल कर के आप देखेंगे बाद में जब पुर्तगाली निष्प्रभावी होते हैं तो पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच संधि हो जाती। इसी संधि के परिणाम स्वरूप ब्रिगेंजा की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है। 1661 की बात है। ब्रिगेंजा की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से होता है, और इस अवसर पर बम्बई द्वीप उपहार में पुर्तगाली दे देते हैं ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। आगे चल कर के मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के समय मराठे बम्बई के पश्चिम में स्थित सालसेट और बसीन द्वीप पुर्तगालियों को पराजित कर जीत लेते हैं। अंततः पुर्तगालियों के पास गोवा, दमन, दीव बचते हैं, और गोवा में तो भारत की आज़ादी के बाद तक पुर्तगाली बने रहते हैं, भारत की आज़ादी के बाद तक। 1961 में भारत सरकार द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई के माध्यम से पुर्तगालियों से गोवा खाली कराया जाता है। इस तरह ध्यान दीजिएगा, भारत आने वाले भी पहले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली, तो सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय व्यापारी भी, भारत से सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय व्यापारी भी पुर्तगाली थे। ठीक है, ये तो हुई पुर्तगाली व्यापार, उनके पतन के कारण। इन सब मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत की। अब आगे हम ये देखेंगे कि इनके भारत आगमन का प्रभाव, चूँकि पहले यूरोपीय थे जो व्यापार वाणिज्य के लिए आए भारत, इनके आगमन का प्रभाव क्या पड़ा। पहला, पुर्तगालियों के भारत आगमन के परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म का व्यवस्थित प्रचार प्रसार भारत में प्रारंभ हुआ, है ना। उल्लेख मिलता है कि फ्रांसिस्को जेवियर नामक एक जेसुइट ईसाई मिशनरी अल्फांसो डिसूजा के साथ, जो कि एक पुर्तगाली अधिकारी था, भारत आया था। फ्रांसिस्को जेवियर नामक जेसुइट यानी ईसाई मिशनरी जो अल्फांसो डिसूजा नामक पुर्तगाली अधिकारी के साथ भारत आया था, उसी के द्वारा भारत में व्यवस्थित ढंग से पुर्तगालियों के प्रभाव के दौरान यहाँ भारत में व्यवस्थित ढंग से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया गया। जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से हुई। पुर्तगालियों ने ही पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में, कब? 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाया था? गोवा में। ठीक है, और पुर्तगालियों ने ही भारत में आलू की खेती, अनानास की खेती, पपीते की खेती, तंबाकू की खेती प्रारंभ की। तंबाकू की खेती जहांगीर के समय प्रारंभ, कई बार पूछा गया, जहांगीर के समय प्रारंभ की थी पुर्तगालियों ने ही। और कहाँ प्रारंभ की थी? सूरत में सबसे पहले, गुजरात के सूरत में प्रारंभ की थी, इसीलिए इसे सुरती कहा जाने लगा। और इस तंबाकू के दुष्प्रभाव को देखते हुए जहांगीर ने ही तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगाया था। मित्रों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आप लोग लेक्चर ध्यान लगाकर सुनिएगा। और आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे हम लोग डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी व्यापार वाणिज्य पर चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।